अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर के साथ मैं हूं इरफान हैदर। पाकिस्तान में बड़े सैलाब और इनके नुकसानात कोई नई बात नहीं। हर चंद सालों बाद बारिशें और सैलाब मुल्क में तबाही बर्पा कर देते हैं, लेकिन हुकूमत हर बार इस सैलाब के नाम पर दुनिया से इमदाद की मुंतज़िर तो होती है, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जाते। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पहला सैलाब 1950 में आया। तेज बारिशों की वजह से तकरीबन 2900 अफराद लुक़मा अजल बन गए। यही नहीं, 1 करोड़ 10 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई और लाखों अफराद बेघर हो गए। 1973 में आने वाले सैलाब के नताइज भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। वजह थी शदीद बारिशें और दरियाओं में तुग़यानी। 160 हलाकतें हुई और हज़ारों अफराद बेघर हो गए। 1976 का सैलाब वजह थी एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ बारिशें और दरियाओं का किनारों से बाहर आना। 425 हलाकतें, 18 लाख मकानात तबाह, मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अगला सैलाब 1992 में आया। इस बार मुतासिर हुए कश्मीर और शिमाली इलाका जात। हलाकतों की तादाद 1800 रिपोर्ट हुई, जबकि तकरीबन 30 लाख लोग मुतासिर हुए। 2010 का तबाहकुन सैलाब पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े सैलाब के तौर पर जाना जाता है। इस बार भी वजह थी गैर मामूली मानसून बारिशें, दरिया सिंध और इसकी शाखों में शदीद तुग़यानी। 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, 2 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, 17 मिलियन एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई। मईशत को तकरीबन 43 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। लाखों मकानात, स्कूल, हस्पताल तबाह हो गए। 4 साल बाद 2014 में एक बार फिर सैलाब की मुसीबत ने पाकिस्तान को आ लिया और 367 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट हुई। 2022 का तबाहकुन सैलाब वजह थी मौसमियाती तब्दीली के असरात, गैर मामूली बारिशें, ग्लेशियर पिघलना, नुकसानात। 1739 अफराद हलाक हुए, 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए, 80 लाख बेघर हो गए। मईशत को तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। आज एक बार फिर पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में अब तक हलाकतों की तादाद 2 सैकड़ों में है। मुतासरीन को इमदाद ले जाने वाले हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो गया, जिसने के नतीजे में 2 पायलट और 3 अमले के अरकान जामे शहादत नोश कर गए। सैलाब में बह जाने वालों की तादाद 200 से तजावुज कर गई है। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। माहिर माहौलियात हैं, आप एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज की, इस हवाले से उनसे मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा, अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में बताने की कोशिश की कि हर साल सैलाब आता है, तबाही होती है, हलाकतें होती हैं, अरबों डॉलर का नुकसान होता है। सद्दे बाप के लिए कोई हिकमत अमली पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आती। जी, अभी हर साल सैलाब आता है और आता रहेगा, क्योंकि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है और बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें पता नहीं होता। हमें इन सैलाबों का भी पता था। इस साल स्प्रिंग सीजन में यूरोपियन कमीशन के वेदर सैटेलाइट डेटा से हमें मालूम था कि बारिशें मामूल से ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन हमारी ऑन ग्राउंड तैयारी उस हिसाब से नहीं थी। हमारे जो दरिया हैं उनके रास्तों में हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। हमने पहाड़ों पर से जंगलात बिल्कुल काट दिए हैं। जब जंगलात आप काट देते हैं तो वहां पहाड़ों पे जो बैरियर है, नेचुरल बैरियर, वो खत्म हो जाता है। तो सैलाब जो रेला है वो इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वो स्पीड से नीचे आकर आपको बचने का या वार्निंग देने का भी टाइम जो है उस हिसाब से नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल ये ट्रेंड हो रहा है, लेकिन हमें इस वक्त क्लाइमेट अडेप्टेशन या एक्शन प्लानिंग को हम तरजीह नहीं दे रहे। हमारी तरजीह अभी भी जो है, हमारी तरजीहात मुख्तलिफ है और हमें लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज होता रहेगा लेकिन हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलती रहेगी। पर हमें ये समझ में नहीं आ रही है अभी तक कि क्लाइमेट चेंज अगर इसी तरह तबाही लाता रहेगा तो आप जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा इदारा, हम महकमा मौसमियात से शुरू करते हैं, वो पेश की इत्तला देते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकल गवर्नमेंट की होती है, वफाकी हुकूमत की होती है? NDMA का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार होता है? पाकिस्तान में हम देखते आए हैं कि जब भी सैलाबी सूरत हाल या कोई भी आफत हो तो पाक फौज को तलब किया जाता है। दीगर जो सिविलियन इदारे मौजूद हैं, क्या वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे? उन्हें इतनी ताकत नहीं दी गई, वसाइल नहीं दिए गए? वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से दीगर मुल्कों में भी हम सैलाब देखते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर हर साल हलाकतें हो जाती हैं? देखिए, ये मेरा पर्सनल
ओपिनियन है कि जब से 18th अमेंडमेंट के बाद से आपका ये जो क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट है ये बहुत स्कैटर्ड है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को दे दिया गया है, ये जाने बगैर कि इस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी कितनी है। तो इस वजह से हम इस वक्त जो है वो मसाइल का शिकार हैं। और जाहिर है आपका जब लोकल गवर्नेंस सिस्टम इन प्लेस नहीं होता तो आपकी पॉलिसी की इन्फोर्समेंट करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये बिल्कुल ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। अभी आपका जो डिपार्टमेंट है, चाहे फेडरल लेवल पे आपकी मिनिस्ट्री को बने को इतने साल नहीं हुए, ये मिस प्लानिंग आपकी बहुत सालों की, बहुत डेकेड्स की मिस प्लानिंग है जो कुछ चंद सालों में ठीक नहीं हो सकती। फिर प्रोविंस जो है वो अपना डेटा, अपना जो है एक्शन प्लानिंग वो सबमिट कराते नहीं है टाइम पे, इस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करते। वो जो बॉटम अप अप्रोच है ना आपकी, जो तहसील लेवल से आनी चाहिए एक्शन प्लानिंग के, खुदा ना खास्ता अगर चकवाल में क्लाउड बस्ट होता है तो क्या एक्शन प्लान है, वहां के इदारे तैयार हैं, रेस्क्यू डिपार्टमेंट तैयार है, सैलाब से पहले की सूरत हाल जो दरिया है, नदियां हैं, उनकी सफाई क्या इंश्योर हो रही है, या कम्युनिटीज को आगाह किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ये बॉटम से आपकी अप्रोच होती है जो कि मुझे कहीं नजर नहीं आ रही फिलहाल। आपके एक्शन प्लानिंग मिसिंग है और आपके डिपार्टमेंट्स को खुद समझ में नहीं आ रही कि किस डिपार्टमेंट का डोमेन किधर है, किसने क्या करना है। चले रेस्क्यू इदारे लगे हुए हैं, एनडीएमए लगा हुआ है, जब आपके डीडीएमएस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मौजूद नहीं होंगे तो कहाँ कहाँ आपके पीडीएमएस जाएंगे और एनडीएमए जाएगा इंश्योर करने। सो डेटा इंटीग्रेशन नहीं हो रही, आपकी कम्युनिटी इंटीग्रेशन नहीं हो रही, इसीलिए इस वक्त हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि पिछले चंद सालों में ये क्लाउड बस्ट एक नई इस्तेलाह सामने आई है। दीगर मुल्कों में होता होगा लेकिन पाकिस्तान में 4 से 5 साल में ज्यादा सुनने में आ रहा है, जैसे बादल का फटना कहते हैं। दीगर इसकी भी बारिश आम बारिश की तरह पेश की इत्तला मिल जाती है महकमा मौसमियात को, और अगर मिल जाती है तो इससे बचाव के दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाता है? पाकिस्तान के अंदर क्या हम वहां पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे? देखिए, क्लाउड बर्स्ट इस तरह से पहले इसको समझे कि ये होता कैसे है। जब गर्म हवा, सरफेस टेम्परेचर जो होता है आपका जमीन पे, जब वो बढ़ जाता है मामूल से ज्यादा, जैसा कि इस साल नॉर्थ में 7 to 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, जब वो उसको ऊपर होती है हवा, उसमें नमी बहुत ज्यादा आ जाती है। जब नमी ज्यादा आ जाती है और उसको पुश मिलता है, जरा सी भी ठंडी हवा से वो टकराती है तो एकदम क्लाउड बर्स्ट होता है या बादल फटता है। फिर बादल फटने का मतलब ये होता है कि चंद घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। अब ये भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि हर बारिश को आप क्लाउड बर्स्ट नहीं कह सकते, जो कि हो भी रहा है कुछ जगहों पे। सो 100 मिलीमीटर से अबव अगर बारिश हो जाती है चंद घंटों में, दैट इज योर क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। अब पिंडी इस्लामाबाद में भी अगर आप देखें, चले गिलगित बल्तिस्तान उधर तो 7 to 9 डिग्री बढ़ गया। इस दफा जो टेम्परेचर था आपका पूरे पंजाब पोटोहा रीजन में, वो आपका टेम्परेचर अगर 37 डिग्री था या 40 था तो फील्स लाइक 50 तक पहुंचा हुआ था। ये इंडिकेशन थी कि आपकी हवा में नमी बढ़ गई है और ये बारिश अब शदीद होगी। तो इसका हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिशें शदीद होंगी, लेकिन आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस जगह पर एग्जैक्टली क्लाउड बस्ट हो सकता है। ये अभी तक हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं है। इसके सैटेलाइट मॉनिटरिंग होती है, रडार सिस्टम होते हैं जो कि बाहर डेवलप कंट्रीज के पास फिर भी मौजूद है, हमारे पास इस वक्त नहीं है। बिल्कुल, इसे उसी तरह लिया जाए जैसे कहा जाता है कि ज़लज़ले की पेश की इत्तला देना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो क्लाउड बस्ट का भी हम जो बरे सगीर पाक व हिंद है यहाँ ऐसे ही समझें, हमारे मिडिल ईस्ट या इन कंट्रीज तक भी अभी तक ये नहीं पहुंची टेक्नोलॉजी के पहले पता चले कि इस किस्म का कुछ हो सकता है, उससे बचाव के इकदाम किए जाए? जी देखिए, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस साल जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी बारिशें हुई हैं या पिछले साल भी हुई थी, वो उनको पता नहीं था कि इतनी शदीद बारिश हो सकती है, क्योंकि वहां का इस तरह से बना हुआ ही नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर के वो अंदाजा लगा सके। इतनी बारिशें हुई कि सहरा जो है वो हरियाली वहां आना शुरू की। तो बिल्कुल इन रीजन्स में अभी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बाद अगर आप मिडिल ईस्टर्न की बात करें तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर इस साल सैलाब आए तो अगले साल वो ड्रेनेज सिस्टम अपना इंप्रूव कर देंगे कि बारिशों के पानी को जो है हम कर्टेल कर सके। यहाँ पे एक दफा सैलाब आता है 10-11 का, फिर 22 का आता है, फिर हम 24 में वेट करते हैं, फिर 25 का आता है, और मुझे नहीं पता अगले कितने साल हम वेट करेंगे कि अर्बन रिजिलियंस आपके सैलाब, अब दरियाई सैलाब नहीं है। हम ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई हमसाया मुल्क पानी छोड़ रहा है इसलिए सैलाब आ रहा है। अब आपके सैलाब बारिशों पर डिपेंड कर रहे हैं, बारिश शदीद हो रही है और सैलाब आएंगे, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग जो कर सकते हैं लिमिटेड वसाइल में वो भी नहीं कर पा रहे। सो हमारी प्लानिंग है ही नहीं, अभी प्लानिंग ही नहीं है। बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इलाके हैं
जो सैलाब से हम देखते हैं कि ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और इनसे बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ बारिशों के साथ लैंडस्लाइडिंग भी हम देखते हैं, फिर वो एक मड की सूरत इख्तियार कर जाता है दरिया, जिससे ज़्यादा तबाही होती है। तो क्या दरियाओं से आबादी को मूव करना पड़ेगा, ये हल है, या इसके दीगर ममालिक में किस तरह इसको बेहतर किया जाता है? देखिए, हर वो शहर जो जहां पर दरियाओं के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, दरियाओं के रास्ते काटे गए हैं, वो इस वक्त आपके डेंजर जोन में फॉल करते हैं। हाँ। आपको जरूरी है ये बताना, या गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो नो कंस्ट्रक्शन जोन्स बनाए, जोनेशन करे, जोनिंग करे, बताए कि यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं, और जहां कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वहां पे भी आप उन इलाकों के गिर्द स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट होता है, जहां आप मियावाकी फॉरेस्ट, ये जो शहरों में दरख्त लगाए जाते हैं, वो इंक्रीज करें ताकि सैलाब आए तो आपके पास नरम जमीन हो उस पानी को जज्ब करने के लिए। फिर आप रिटेंशन पॉन्ड्स बनाते हैं, थोड़े छोटे डैम्स बनाते हैं जिसमें पानी जज्ब हो सके। फिर आप शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट लगाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती। तो ये इस वक्त जरूरी है उन शहरों में करना जो आपके हॉटस्पॉट इलाके हैं, जहां पे इस वक्त फ्लडिंग आइडेंटिफाई करें कि कौन से शहर आपके मोस्ट वल्नरेबल है, जहां पे जरूरत है, उसके हिसाब से इमरजेंसी की सूरत में आप लोग प्लानिंग करें, गवर्नमेंट प्लान करे, ताकि ये चीज इंश्योर करें कि अगले साल हम इसी तरह की तबाही से दो चार ना हो रहे हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम इसके बचाव के हवाले से भी मैं चाहूँगा, जिस तरह आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों का जिक्र किया, वहाँ एक दफ़ा कोई चीज़ अगर इस तरह होती है तो उसे रिपीट ना हो, फौरी इकदाम उठाए जाते हैं। गो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है, आपने बड़े तफसील से बताया, लेकिन जाहिर है इसका कोई सलूशन तो निकालना पड़ेगा। 2000 से 2500 लोग जो हर दफ़ा हैं अपनी जान से जाते हैं। हमने देखा कि करोड़ों जो है वो डॉलर्स का नुकसान हो जाता है, ज़रई ज़मीन तबाह हो जाती है। ये चीज़ें दोहराई ना जाएं, तो इसके लिए क्या सिर्फ दरख्त लगाना, दीगर क्या ऐसे इक़दाम हैं, और हुकूमत फौरी तौर पर ऐसे क्या मेजर स्टेप्स जो ले ताकि कम से कम 2026 का जो सैलाब हो उसमें कोई नुकसान ना हो? देखिए, इस पे सबसे पहले हमें ना तहसील लेवल पे अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस प्लान बनाने की जरूरत है, जहां पे हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से इलाके में किस तरह की वल्नरेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, आपका चारसद्दा या केपी साइड पे जो है, अगर वो दरख्त ज्यादा कट रहे हैं और वहां पे मसला जो है पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला है, तो वहां पे जो पहाड़ों की स्लोप है उस पे स्टेबिलाईजेशन करें, उस पे वहां आप दरख्त लगाएं उन स्लोप एरियाज पे, ताकि वहां से सैलाब थोड़ा सा जो है वो कर्टेल हो सके। दूसरी बात ये कि अब जैसे दरियाए सवात पे एक होटल बनता है, 22 में भी होता है, 10 में भी होता है, गिरता है फिर बनता है, ये वाले इंक्रोचमेंट तो आप रोक सकते हैं ना, इसमें क्या मसला है इसको करना। तीसरी बात, आपकी जो कंस्ट्रक्शन जितनी हो रही है उस सब के लिए जरूरी है कि आप वहां के ड्रेनेज प्लान्स मंगवाएं। हाउसिंग सोसाइटीज हैं या कोई कमर्शियल लेवल की कंस्ट्रक्शन है, ड्रेनेज प्लान मंगवाएं कि अगर वो दरियाओं के गिर्द बन रही है तो दरियाओं का रास्ता उधर से किधर होगा। जब तक वो प्लान्स नहीं देते आप एनओसी इशू ना करें। फिर इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर को ऑन बोर्ड ले, ताकि पता हो, इको टूरिज्म को प्रमोट करें। नॉर्थ में आप नेचर अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, तो जब नेचर ही नहीं छोड़ेंगे आप, तो फिर वहां पे टूरिस्ट अगले 3-4 सालों में क्यों जाएंगे, पूरा उनका रेवेन्यू सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। तो नेचर को इंटैक्ट रहने दें, उसको इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करें। अताबाद झील डिजास्टर से बनती है और हम वहां पे होटल बना देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाली अवेयरनेस अभी नहीं है लोगों में, कि वो इस चीज में सेंसिटाइजेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए मैस स्केल पे अवेयरनेस लेकर आए, और सिर्फ तब नहीं जब सैलाब आ रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर ये चीज करते रहें ताकि आवाम आपकी सेंसिटाइज हो। और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के असरात ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि ख़ास तौर पर हम एशिया की बात करें तो इसके अंदर तूफ़ान, ज़लज़ले, नागहानी आफात इस किस्म की नज़र आ रही हैं। तो ये जो जिस तरह हमें याद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जब वो 2022-23 का सैलाब था, उस वक्त उन्होंने कहा था बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर कि मुख्तलिफ जो नुकसानात हैं ज़मीन को या फ़ज़ा को पहुँचाने वाले दीगर ममालिक कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम भुगत रहे हैं। यानी एशिया की तरफ उन्होंने इशारा किया था, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो। तो इसमें तमाम दुनिया इसकी जिम्मेदार है, आप समझती हैं, या सिर्फ ये दरख्त लगाने तक महदूद है ये मामला? इसको इन्वायरमेंट को बेहतर कैसे किया जाए ताकि बारिशें उतनी हो जितनी एक नॉर्मल किसी भी इलाके की या इंसानों की ज़रूरत है? देखिए, ये जो क्लाउड बर्स्ट है वो बिल्कुल क्लाइमेट ग्लोबली है, इसलिए हो रहा है। ये हीट वेव आती है वो ग्लोबली है, इसलिए हो रही है। लेकिन इस सबसे जो अभी जो कचरा दरियाओं में हम फेंकते हैं
वो तो दुनिया नहीं ना फेंक रही, वो तो हम फेंक रहे हैं, जिससे दरिया आपके चौक हो जाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होती। अभी देखें सैलाबी रेलों में बोल्डर्स और बर्फ के साथ साथ कितना कचरा आ रहा है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा आपका हीट वेव से फाइट करने के लिए या उसको अडेप्ट करने के लिए मेजर्स होते हैं। जब मुझे एक बात बताएं, अभी ये सैलाबों से पहले आपका ड्राउट सीजन था पूरे पोटोहार रीजन में, इवन नॉर्थ में भी पानी की किल्लत हो रही थी। हम वाटर स्कार्स बन चुके हैं। कहाँ वाटर इमरजेंसी लगाई, कहाँ हमने फाइन्स इम्पोज किए कि इंडस्ट्रीज हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पानी को जाया नहीं करें, या डोमेस्टिकली जो पानी का ज़या होता है, इतनी इतनी गाड़ियां धुलती हैं सर्विस स्टेशन पे, कब आके हमने ये मेजर्स लिए? ये दुनिया नहीं लेगी। हम पानी में भी अपना केस तब तक नहीं लड़ सकते जब तक एट होम हम वाटर इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट नहीं करते। तो हर चीज के लिए दुनिया को ब्लेम करना इज नॉट ओके। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से हम सफर कर रहे हैं विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन, लेकिन जब आपको पता लग गया अब हम सफर कर रहे हैं, तो क्या आप इस चीज को छोड़ देंगे कि सफर करते रहें, या उसके लिए कोई एक्शन करेंगे? सो जब एक्शन इज नॉट देयर, यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर दिस क्लाइमेट चेंज। और डैम्स कितना बनाना जरूरी हो गए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बारिशें नहीं हो रही होती तो पाकिस्तान में 12 कहा जाता है, पानी खत्म हो गया है। पानी की सतह डैम्स में इतनी नीचे चली गई है कि ज़राअत के लिए प्रॉब्लम्स हो गए हैं, नहरें सूख गई हैं। फिर हम देखते हैं कि नहरें ओवरफ्लो कर रही हैं, दरिया ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन जो किताबी तौर पे हमें बताया जाता है, क्या वही है, डैम्स में पानी स्टोर करना है, या कोई और भी इसका तरीकाकार हो सकता है? जी, डैम जो हमारे एग्जिस्टिंग है उनकी सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन इतनी हो चुकी है कि वहां पे भी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई। पहले तो उनकी सफाई होना जरूरी है। दूसरी बात ये कि चले बड़े डैम बनाने का अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो रिटेंशन डैम्स, छोटे डैम्स, चक डैम्स आप बना सकते हैं जहां पानी स्टोर किया जा सकता है। वो क्यों नहीं हम कर रहे? हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या बजट को वहां प्रायोरिटाइज क्यों नहीं करते जहां जरूरी है? तो रिटेंशन डैम्स बनाने में कोई मसला नहीं। हाँ, बड़े डैम्स के लिए भी आपको जियोपॉलिटिकली जरूरत है एक बड़े डैम की, जो इस वक्त आपका नेबरिंग कंट्री की तरफ से एक थ्रेट आ रहा है, आपको बिल्कुल जरूरत है। लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक आप वाटर स्टोरेज, वाटर मैनेजमेंट, वाटर प्राइसिंग, ये सारी चीजें तो घर में करें ना, अपने मुल्क में करें, ताकि उससे कुछ तो बेहतरी आए। फिलहाल वो भी नहीं कर रहे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ज़ैनब नईम, माहिर माहौलियात। और हालिया जो तूफ़ान पाकिस्तान के अंदर, जो बारिशों का एक ऐसा ना थमने वाला सिलसिला, KPK में आज 200 से ज़ायद अफराद लापता हो चुके हैं। उनके डाले से बता दिया गया है कि उनकी मौत हो चुकी है, बह गए हैं सैलाबी रेले में। अब मज़ीद भी शदीद बारिशों की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। इससे पहले हम जो सैलाब देखते रहे हैं वो जनूबी पंजाब के इलाकों में देखते रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में देखते रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में बड़ी तबाही होती रही है, जहाँ बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग होती है। इस दफ़ा इसका जो मेन जो विक्टिम है, जो सबसे ज़्यादा जिन्हें नुकसान हो रहा है KPK के लोगों को बड़े पैमाने पर, वहाँ अब वफाकी हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। सूबाई हुकूमत भी अपने तय कोशिशें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूरत हाल जूँ की तूँ इसलिए है कि हर दफ़ा आने वाले सैलाब की पेश की कोई तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जाता कि हलाकतें जो हैं वो ना हो, उनसे बचा जा सके, ज़रई ज़मीनें तबाह ना हो, नुकसान ना हो। तकरीबन $30 अरब से ज़ायद का नुकसान सिर्फ 2022 के सैलाब में आदाद शुमार इंटरनेशनल बताते हैं कि पाकिस्तान का हुआ है। इसके बाद हम कुछ पॉलिटिकल बात करेंगे, सियासी सूरत हाल पर, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा।